पोषक आहार और पोषक तत्व यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन। चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। चैनल का नाम है द स्टडी स्वाट। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको जहाँ से भी मिले आपको इसमें ऐड कर लेने हैं और एमसीक्यू लगाते रहना है, ठीक है। तो देखिए पोषक तत्वों के बारे में हम कौन कौन से मेजर पोषक तत्व पढ़ते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, वसा, प्रोटीन, विटामिन और थोड़ी मात्रा में खनिज लवण यानी कि मिनरल्स एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। अब भोजन के कार्य क्या होते हैं, हम भोजन क्यों करते हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है। एनर्जी मिलती है, उससे रोगों से सुरक्षा मिलती है, शरीर हमारा बड़ा होता है। यानी पहले हम छोटे थे, बाद में बड़े होकर हम घोड़े बन गए। तो छोटे से जो घोड़े बनने का सफर है उसमें भोजन ही सहायता प्रदान करता है, क्योंकि सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। उसके अलावा एक भोजन का प्रमुख कार्य है उपापचयी क्रियाओं का नियमन। अभी उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, उपापचय जिसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, दो शब्द से मिलकर बनता है, उपचय और अपचय, यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे कि एनाबॉलिज्म क्या होता है। अ बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू जनरेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आप समझ लो कि आपका जो शरीर है ना, उसे आप समझ लो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, शरीर के अंग हो गए अलग अलग। और सिंपल मॉलिक्यूल समझ लो आप जो खाना खाते हैं, है ना। तो समझ लो आपने चावल, गेहूं ये सब खाया। खाने के बाद जब वो खाना पचता है, आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है और शरीर के अलग अलग अंग बनते हैं। जैसे हड्डियों का विकास हो जाता है, आपके मसल्स बनते हैं, अलग अलग अंगों का विकास होता है। तो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जटिल अणु कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझो एनाबॉलिज्म, सिंपल मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना। और अपचय या कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अणुओं का टूटना। मतलब एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आपने कई दिनों तक खाना नहीं खाया या आपने कुछ दिनों तक व्रत रखा, ठीक है। तो उस समय जब आप खाना नहीं खा रहे हो तो शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ से होगी, शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तब शरीर को एनर्जी मिलेगी जो आपके शरीर में पहले से फैट स्टोर है या जो एनर्जी स्टोर है उससे, ठीक है। तो शरीर में एनर्जी स्टोर होती है ग्लाइकोजन के रूप में, है ना। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जो ग्लाइकोजन होता है वो टूटता है जब आप खाना नहीं खाते हो, जब आपका व्रत होता है, कुछ भी होता है। तो बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और यही ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रदान करता है। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि जो कमजोर होते हैं उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है और ये आपके बॉडी को तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बेसिक जानकारी। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं इसमें। तो पहला पोषक तत्व है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। उनका जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो CnH2nOn होते हैं। यानी जितने मॉलिक्यूल्स आपके कार्बन के होंगे उतने ही ऑक्सीजन के होंगे। फॉर एग्जाम्पल यानी N की जगह मैं 6 रख देता हूँ, ठीक है। तो C6H12O6 ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का सिर्फ एकमात्र अपवाद है, सिर्फ एक ही अपवाद है, वो है डाईऑक्सी राइबोस शुगर, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O4, है ना। कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले के अनुसार इसका क्या होना चाहिए, C अगर यहाँ 5 है और H यानी कि डबल है 10 है, तो O यहाँ पे 5 होना चाहिए, लेकिन O यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है ना। तो ये एक अपवाद है, एकमात्र अपवाद है। और ये डाईऑक्सी राइबोस शुगर कहाँ पाई जाती है, आपके डीएनए में पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप फैक्ट याद रखो अभी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन से भी लगभग 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा प्रति ग्राम, है ना, प्रति ग्राम, किलोग्राम बोल रहा हूँ, प्रति ग्राम। तो 1 ग्राम से सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से मिलती है। आगे आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलती है, प्रोटीन से भी लगभग 4 किलो कैलोरी मिलती है और वसा यानी कि लिपिड से 9 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। लेकिन तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो वसा प्रदान करती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट काम करता है, ठीक है ना। एक फैक्ट और आप याद रखो कि सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट होती है लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होती। इसको ऐसे समझो, देखो कार्बोहाइड्रेट एक बहुत एक वास्ट, आप इसको समझो कि अम्ब्रेला एक समझ लो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में आपका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे चावल भी आ जाता है, गेहूं भी आ जाता है, शक्कर भी आ जाती है। तो चावल भी कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं भी कार्बोहाइड्रेट मतलब एक सोर्स है, शक्कर भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो जब आप शक्कर की बात करते हैं या शर्करा की बात करते हैं, ठीक है, तो सभी प्रकार की जो शर्कराएं होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अंडर ही आती हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में से एक है शर्करा, जिसे सैकेराइड कहते हैं।
इंग्लिश में, है ना। तो ये फैक्ट आप याद रखें, सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट होती हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होती। ये वेन डायग्राम है, आपने क्या कहते हैं पढ़ा होगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप। देखो कार्बोहाइड्रेट मेनली अगर देखा जाए तो अलग अलग किताबों में आप देखेंगे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड आप देखेंगे। तो यहाँ मैंने एक और ऐड कर दिया ओलिगोसेकेराइड। तो आप समझो, मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब 2 होता है, और यहाँ पॉली का मतलब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड का मतलब वो होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं, है ना। जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को आप जब देखेंगे तो सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहेगा उसमें, और कोई दूसरा आपको अणु नहीं मिलेगा। फ्रक्टोज को देखेंगे तो फ्रक्टोज फ्रक्टोज ही दिखेगा, गैलेक्टोज गैलेक्टोज ही दिखेगा। जैसे ये आप दिख रहा ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक डब्बा है और उस डब्बे में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस डब्बे में ग्लूकोज भरा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको जब आप देखेंगे तो सिर्फ आपको उसमें ग्लूकोज के अणु दिखेंगे, सिंगल सिंगल, है ना। ये सिंगल ग्लूकोज का अणु, सिंगल ग्लूकोज का, सिंगल ग्लूकोज का, ऐसा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही मान लो आपको फ्रक्टोज का एक फॉर एग्जाम्पल डब्बा दे दिया जाए तो उसमें आपको सिर्फ फ्रक्टोज फ्रक्टोज दिखेगा, आपस में कुछ 2-3 जुड़े हुए नहीं मिलेंगे। तो मोनोसेकेराइड जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उनको मोनोसेकेराइड कहते हैं। मेनली हमारे 3 मोनोसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, ये C6H12O6, तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है, शर्करा के 2 से 9 अणु होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 शर्करा के अणु मिल गए तो एक कुछ कंपाउंड बन गया, 4 मिल गए तो कुछ और कंपाउंड मिल गया, ठीक है। वैसे ये नॉर्मली नहीं आता है, आता है मोनोसेकेराइड, सॉरी मोनोसेकेराइड के बाद डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मतलब, डाई मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो ये जो मोनोसेकेराइड है ना, कोई भी ये 2 मोनोसेकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो आपका डाइसेकेराइड बनता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर आपस में मिलेगा तो कुछ बन जाएगा, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आपस में मिलेगा तो कुछ बन जाएगा, फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलेगा तो कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है, मोनोसेकेराइड एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, डाइसेकेराइड 2 प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, 2 अलग अलग। ओलिगोसेकेराइड नहीं आता है, इसको छोड़ दो अभी। पॉलीसेकेराइड जो होता है ना, पॉलीसेकेराइड एक मोनोसेकेराइड की चेन्स से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। हजारों, दसियों हजारों जो मोनोसेकेराइड जब आपस में मिलते हैं ना, तो उससे पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। तो वही लिखा है यहाँ पे, शर्करा के 10 से लेकर हजारों तक अणु आपस में जब मिलते हैं और एक चेन जैसा बना लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और सेकेराइड का मतलब शर्करा, शर्करा, है ना। इंग्लिश में सेकेराइड कहते हैं, हिंदी में शर्करा कहते हैं। तो इस प्रकार की एक चेन बन जाती है, हजारों। ये तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बताया, वैसे हजारों लाखों तक होती है, ठीक है। तो आपको नाम याद रखने के, मोनोसेकेराइड कौन से होते हैं, 3 होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। पॉलीसेकेराइड के नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, पौधों में जो पौधे भोजन संचित करके रखते हैं ना, जमा करके रखते हैं, तो पौधे स्टार्च के रूप में अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं। मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य अपना जो भोजन स्टोर करके रखते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और एक और पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है सेलुलोज। ये ओलिगोसेकेराइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने डाइसेकेराइड आपको बताया था कि 2 अणुओं से मिलकर बनते हैं। तो डाइसेकेराइड, जैसे माल्टोज की बात करें तो जब 2 ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब बनते हैं तो लैक्टोज बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि ये किस किस से मिलकर बनते हैं, तो आप याद रखना, ठीक है। कि ग्लूकोज ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज बनता है, ऐसे याद रख लो, ग्लूकोज का माल, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं तो लैक्टोज बनता है, ठीक है। और ये याद रखना, सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं, है ना। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता तो अभी ध्यान मत दो इसको, ठीक है। मोनोसेकेराइड की बात करें, अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मोनोसेकेराइड सरलतम शर्करा होती है, सिंपलेस्ट शुगर होती है। क्यों सिंपलेस्ट होती है, क्योंकि भाई एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी है, ठीक है ना। रंगहीन होते हैं, कोई रंग नहीं होता, मीठे होते हैं और जल में घुल जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब याद रखो, ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं, ठीक है। कोशिकीय ईंधन कहते हैं, और हॉस्पिटल में जो तुरंत एनर्जी के लिए जो बोतल चढ़ाई जाती है ना, उसमें ग्लूकोज ही होता है। और याद रखना, अंगूर में भी ग्लूकोज पाई जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फलों में पाई जाती है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी नेचुरल शुगर आपकी फ्रक्टोज है। शहद में पाई जाती है, और ह्यूमन का, मनुष्य का जो सीमेन होता है, जो वीर्य होता है, उसमें भी फ्रक्टोज पाई जाती है। और गैलेक्टोज पाई जाती है किसमें, दूध में। तो ये याद रखेंगे किसमें किसमें पाई जाती है, ठीक है ना।
समझ में अगर नहीं आया कोई भी चीज़ें तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ये मैं जल्दी से आपका कवर हो जाए उसके लिए थोड़ा जल्दीबाजी आपको हो सकता है कर रहा हूँ, तो आप स्पीड को कम कर सकते हो या दोबारा इसको देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं माल्टोज। माल्टोज मैंने आपको बताया ऐसे याद रखना है, ग्लूकोज का माल्टोज, ठीक है। तो दो ग्लूकोज के अणु जब मिलते हैं तो माल्टोज बनता है, और इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। किस में पाया जाता है ये नहीं आता है जनरली एग्जाम में, जनरली यही आता है कि किस किस से मिलकर बनता है, ठीक है। तो दो ग्लूकोज के अणु से मिलकर माल्टोज बनता है। लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब ये दो मिलते हैं तो आपका लैक्टोज बनता है, और इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, दूध में पाई जाती है। तो याद रखना लैक्टोज दूध में पाई जाती है। आपने कई बार कुछ लोगों के चोचले सुने होंगे ना कि यार आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, है ना, लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, दूध नहीं पचता है उनको। क्यों? क्योंकि दूध में लैक्टोज पाई जाती है और वो फिर हगने वगने लग जाते हैं जब भी उनको दूध पिलाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है। उसके बाद सुक्रोज देखेंगे तो सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है, ठीक है। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। इसे केन शुगर भी कहते हैं क्योंकि गन्ने में पाई जाती है, टेबल शुगर भी कहते हैं और साधारण शुगर भी कहते हैं, साधारण शर्करा भी कहते हैं। टेबल शुगर क्यों कहते हैं? वो तो जब आप कहीं खाने की टेबल पे बनते हैं रख बैठते हैं ना, तो उसमें जो डब्बे में जो शुगर शक्कर जो रखी रहती है वो सुक्रोज ही होती है, इसलिए इसको टेबल शुगर कहते हैं या सिंपल शुगर कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे मिलकर बनती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों से मिलकर सुक्रोज बनती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर ध्यान मत दो, एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया, ठीक। अब ट्राइसेकेराइड की बात करें, जैसे मोनोसेकेराइड किससे मिलकर बनती है? कोई भी दो आप डाइसेकेराइड किससे मिलकर बनती है? कोई भी दो मोनोसेकेराइड जब मिलते हैं तो डाइसेकेराइड बनती है। वैसे ट्राइसेकेराइड किससे मिलकर बनेगी? जब तीनों मिलेंगे, ट्राई मतलब तीन होता है, ठीक है। जब ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तब ट्राइसेकेराइड का निर्माण होता है। और ये सिर्फ नाम याद रख लो आप, क्या है? रेफिनोज शर्करा, है ना, रेफिनोज शर्करा। अब ये मेरा एडवर्टाइजमेंट है, मैंने अलग अलग यूनिट्स के वीडियो बना के रखे हैं और उसमें जो अपडेट हुआ है वो भी मैंने पोस्ट कर दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये वीडियो देख लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ऐड करना पड़ता है ना यार, नहीं तो लोग वीडियो नहीं देखेंगे। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मैंने आपको बताया कि वही जो मोनोसेकेराइड्स है ना, जो मोनोसेकेराइड हजारों की संख्या में आपस में मिल जाते हैं ना, तो पॉलीसेकेराइड बनता है, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, तो वही लिखा है 10 या 10 से अधिक, या तो 10 से 10 लिखा हुआ है लेकिन हजारों की संख्या में मिलता है, ठीक है। तो 10 से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड है, तीन इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। पहला है सेलुलोज, कहाँ पाया जाता है? पौधों की कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति इंग्लिश में इसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है ना। तो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है स्टार्च। स्टार्च पौधों में भोजन के रूप में संचित होता है, मतलब पौधों का जितना यूज होता है भोजन वो यूज करते हैं और बचा हुआ जो स्टोर करके रखते हैं ना, जो स्टोरेज करके रखते हैं, तो स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तीसरा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। क्यों? जंतुओं में, जंतु जैसे मनुष्य हो गया या अलग कुत्ता बिल्ली जो भी हो गया, तो वो भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखते हैं, है ना। जैसे जितना एनर्जी का यूज हुआ ग्लूकोज के रूप में उतना यूज किया, और बाकी शरीर जो रहता है बचा के रख लेता है, स्टोर करके रखता है। तो किस रूप में स्टोर करके रखता है? वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है। अभी आगे बताऊंगा वो कैसे स्टोर करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आता है कि कवक या फफूंद की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है ना, तो ये याद रखेंगे आप, काइटिन। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जैसे आपने कोई कॉकरोच देखा होगा तो कॉकरोच के ऊपर ऊपर का जो पार्ट रहता है ना, जो हार्ड रहता है, ऊपर का शेल जो रहता है कॉकरोच का, ठीक है। ऐसे कवक हो गए, फफूंद हो गए, तो ऊपर का जो शेल रहता है ऐसे कीड़ों का, वो काइटिन से मिलकर बना होता है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो बता रहा था कि भोजन कैसे स्टोर करके रखते हैं, तो देखो हम जब कोई खाना खाते हैं तो जब खाना खाते हैं तो शरीर उसको तोड़ता है, और तोड़ते तोड़ते किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद जितना हमारी बॉडी को यूज होता है उतना बॉडी यूज करती है, और बचा हुआ जो ग्लूकोज रहता है जो बॉडी यूज नहीं कर रही फिलहाल, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। किसकी सहायता से? इंसुलिन की सहायता से, है ना। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, उसकी सहायता से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जब आपको मान लो खाना नहीं मिल रहा है, या बहुत दिनों तक आपने या बहुत टाइम तक आपने खाना नहीं खाया है, तो जो ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ ना आपकी बॉडी में, ये टूटता है, और टूटने के बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और ये ग्लूकागॉन हार्मोन के कारण होता है। तो आप याद रखेंगे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, स्टोर होता है अपनी बॉडी में, किसके कारण? इंसुलिन हार्मोन कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद ग्लाइकोजन
टूटता है ग्लूकोज में किस हार्मोन के कारण, ग्लूकागॉन के कारण, ठीक है। अभी इंसुलिन हार्मोन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आपने कई बार देखा होगा लोगों को डायबिटीज हो गई, जैसे बोलते हैं ना शुगर बढ़ गया, है ना, बोलते हैं ना शुगर बढ़ गया तो उसके लिए इंसुलिन की दवाई ले रहे हैं। शुगर बढ़ गया मतलब ग्लूकोज बढ़ गया, क्यों, जब भी वो व्यक्ति खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो जो भोजन रहता है वो टूटता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब चूंकि उनके शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन, है ना, वो जनरेट हो नहीं रहा है, तो उससे क्या होता है, ब्लड में उनके ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ गई है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो उसी को बोलते हैं ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत बढ़ गई। इसीलिए उनको, चूंकि उनकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा शुगर की बीमारी वाले जो पेशेंट रहते हैं कई बार इंसुलिन के इंजेक्शन अपनी कमर में ठोकते हैं। क्यों, खाना खाते हैं, खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और चूंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो वो उनके मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो उस ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं वो, और ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। तो ये पूरा खेल होता है डायबिटीज का, ठीक है ना। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों जो हार्मोन होते हैं ये अपने पैंक्रियास से निकलते हैं, अग्नाशय से निकलते हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन जो होता है वो अल्फा सेल से निकलता है, अल्फा, और इंसुलिन जो होता है ये बीटा सेल से निकलता है। ये पाचन वाले में आपको बताएंगे, ठीक है। तो पैंक्रियास याद रखेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन कहाँ से निकलते हैं, पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय से निकलते हैं। और स्पेसिफिक सेल्स पूछ ले, कोशिका पूछ ले तो अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन निकलता है, और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। ये लैंगरहैंस क्या है ये आगे फिर बताएंगे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, खाना खाया तो ब्लड में शुगर बढ़ी, शुगर मतलब ग्लूकोज बढ़ गया। तो जैसे ही ग्लूकोज बढ़ा तो पैंक्रियास से इंसुलिन निकला, तो इंसुलिन जब निकला तो इंसुलिन ने आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है खाने के बाद की। नेक्स्ट हमारा पोषक तत्व है प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ तो मैं भूल गया था, एक मिनट, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, यह मैंने बताया था, बता दूंगा। एक यहाँ पे ग्लाइकोस, एक बॉन्ड मैंने बताना भूल गया हूँ, हाँ ये, ठीक है। डाइसैकेराइड जैसे मैंने लिखा ना, तो शर्करा के दो अणु जो आपस में जुड़ते हैं ना, जैसे ये जुड़े हैं, जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं ना, ये याद रखना। ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो जो शर्करा के दो अणु आपस में मिलते हैं डाइसैकेराइड में, तो ग्लाइकोसाइडिक बंध या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ते हैं, यही बताना था। अब आ जाते हैं आपका प्रोटीन में, आ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखो, प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये देखो ध्यान से, पहले क्या होता है, ये इकाई मतलब यूनिट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका फाइनल प्रोटीन है और ये है आपका अमीनो एसिड। तो सबसे पहले ये अमीनो एसिड होते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले बनता है पेप्टाइड्स, है ना। ये ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, कम मात्रा में होते हैं पेप्टाइड्स। और जब बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं ना, और जब चेन बन जाती है, देखो ये चेन बन गई, मतलब बहुत सारे हो गए, है ना, बहुत सारे। तो इन्हीं, ये जो अमीनो एसिड हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए जब आपने सुना होगा कि प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है या अमीनो एसिड से होता है, ठीक है। या प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं, जो प्रोटीन की इकाई होती है, वो अमीनो एसिड होती है। तो उसका मतलब ये है ना, प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, ये अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन कुछ नहीं है, ये चेन है, एक श्रृंखला है अमीनो एसिड्स की, ठीक है। तो अमीनो एसिड से सबसे पहले पेप्टाइड्स बनते हैं। पेप्टाइड मतलब छोटी श्रृंखला, है ना, छोटी सीरीज। तो जब ये कम होते हैं संख्या में तो पेप्टाइड होते हैं, और जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये प्रोटीन बन जाते हैं, है ना। और ये जो बॉन्ड आपस में होता है ना, ये बॉन्ड, इसको पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो अब से कोई पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड बोले या अमीनो एसिड बोले तो ये इमेज आप याद रख लेना, ठीक है। अमीनो एसिड से मिलके पहले पेप्टाइड बनते हैं, और बहुत सारे जब हो जाते हैं तो प्रोटीन बन जाते हैं, बहुत बड़ी चेन हो जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं थ्योरी में। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रोटीन की जो इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन में पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। मतलब जो फॉर्मूला आप देखेंगे प्रोटीन का तो उसमें ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं आता एग्जाम में। और आपस में किससे जुड़े रहते हैं, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, है ना। तो देखो, टोटल जो पाए जाते हैं 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, अलग अलग, मतलब आप समझ लो 20 रंग के अमीनो एसिड हैं। कोई लाल कलर का है, कोई पीला कलर का है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो अलग अलग टाइप के 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं तो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जब भी आप प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 20 के 20 अमीनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन का निर्माण होगा। कुछ प्रोटीन होते हैं जो, मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 प्रकार के प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं जो 10 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। कुछ प्रोटीन होंगे जो
जो मतलब 12 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनते होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं, है ना। तो ये देखो, अमीनो अम्ल जो 20 प्रकार के होते हैं उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है एसेंशियल, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल को आप बोलेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल और नॉन एसेंशियल को बोलेंगे गैर आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। अब आवश्यक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने जो बॉडी होती है ना, जो अपना शरीर होता है, वो इस प्रकार के अमीनो एसिड को नहीं बना पाता। तो जब बॉडी नहीं बना पाती है इस प्रकार के अमीनो एसिड को, तो आपको खाने के द्वारा चाहिए होंगे, ठीक है। और गैर आवश्यक मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है ना वो बना सकती है इस प्रकार के अमीनो एसिड। तो 11 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो बॉडी बना सकती है, बॉडी प्रिपेयर कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो बाकी 9 प्रकार के जो होते हैं ना वो अपनी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार के अमीनो एसिड को लेने के लिए आपको फूड के थ्रू लेना पड़ता है, चाहे आप दूध पियो या मछली खाओ या वे प्रोटीन लो, है ना, जैसा भी हो। तो देखो, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा कोशिका में होता है। ये सेल वाले चैप्टर में आपको पता चलेगा। तो आप अभी याद रख लो, राइबोसोम के द्वारा सेल में होता है या कोशिका में होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है ना। अब प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन से एनर्जी कितनी मिलती है। जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था 1 ग्राम से कितनी मिलती है, लगभग 4 किलो कैलोरी। तो प्रोटीन में भी उतनी ही मिलती है, 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी। लेकिन वहां पे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या था कि जल्दी एनर्जी देना, जल्दी ऊर्जा प्रदान करना। हॉस्पिटल में आपको ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है ना, प्रोटीन की बोतल तो चढ़ती नहीं है ना, जबकि एनर्जी तो दोनों एक ही टाइप की दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्लूकोज की बोतल इसलिए चढ़ती है क्योंकि ग्लूकोज आपकी बॉडी में जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाती है, आपको जल्दी एनर्जी देती है। प्रोटीन उतनी जल्दी एनर्जी नहीं दे पाता। प्रोटीन का मेन काम है आपकी मांसपेशियों की मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपकी मसल्स ब्रेक होती हैं, मसल्स आपकी टूटती हैं, है ना। और जब टूटती हैं तो वापस से जब बनती हैं तो बड़ी मसल बनती है ना। तो उनको बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो आप देखे होंगे जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं यूट्यूब पे, जो हमारे पहलवान लोग होते हैं ना, बॉडी बिल्डर लोग, तो हमेशा आपको प्रोटीन, वे प्रोटीन या नेचुरल प्रोटीन या पी प्रोटीन, इस टाइप के प्रोटीन्स के बारे में रिकमेंड करते हैं। तो प्रोटीन की ही बात क्यों करते हैं, क्योंकि मसल्स का निर्माण कार्बोहाइड्रेट से नहीं होता, मसल्स का निर्माण प्रोटीन से ही होता है, मांसपेशियों का निर्माण, ठीक है ना। तो प्रोटीन का मेन काम क्या है, मांसपेशियों की मरम्मत या मांसपेशियों का निर्माण, शरीर की वृद्धि। एनर्जी भी देता है लेकिन मेन काम क्या है, मांसपेशियों का निर्माण, ठीक है ना। अब ये 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अंडे में कौन सा प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन होता है। दाल में प्रोलेमिन्स होता है और दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना, दूध में कौन से प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन। यहाँ मैं कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो मैंने लैक्टोज की बात की थी ना वो कार्बोहाइड्रेट था, यहाँ प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। तो दूध में कौन से प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है ज्यादा, केसीन प्रकार का। दाल में प्रोलेमिन्स और अंडे में एल्बुमिन, ये याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद बाल, नाखून, सींग और खुर। देखो तुम लोगों के अगर सींग हो गए तो चेक करना, ठीक है, मेरे तो नहीं है। तो जो सींग बने होते हैं ना वो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, नाखून भी केराटिन प्रोटीन से, बाल भी केराटिन प्रोटीन से, और पशुओं के जो खुर होते हैं, खुर मतलब वो पैर जो होता है ना, ये गाय भैंस और घोड़े का जो खुर होता है वो भी केराटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इतनी चीज। और ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ये तो आते नहीं है, ये आप पढ़ लेना, नॉर्मल नहीं आता ये। एक ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के अमीनो एसिड किसमें पाए जाते हैं, मछली में, मतलब कंप्लीट प्रोटीन। जो 20 के 20 प्रकार के प्रोटीन है ना तो मछली में पाई जाती है। फिर प्रोटीन के मेन सोर्स आपकी अंडा, दाल। इसका मतलब ये नहीं है कि अंडे में से प्रोटीन ही पाया जाता है, दाल में से प्रोटीन ही पाया जाता है। दाल में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है, प्रोटीन 20-25% शायद पाया जाता है, लेकिन दाल से मिलता है, ठीक है ना। सोयाबीन, मूंगफली, स्पिरुलिना, शैवाल होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो लिखा है तो इनमें से प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, कुछ विटामिन भी मिलते हैं, लेकिन अगर मेन सोर्स आपको चाहिए तो आप ये खा सकते हैं, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष यात्री प्रयोग करते हैं कौन से शैवाल का खाने के लिए जब वो स्पेस में जाते हैं, तो स्पिरुलिना नाम की एक शैवाल होती है, उसका यूज करते हैं स्पेस में खाने के लिए। फिर ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं। ये डायरेक्ट आ जाएगा, मेरस्मस रोग कौन सी कमी किसकी कमी से होता है, क्वाशियोरकर कौन सी पोषक तत्व की कमी से होता है। तो याद रखेंगे ये क्वाशियोरकर बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो क्वाशियोरकर और मेरस्मस, ये दोनों रोग जो होते हैं वो प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है। व्यक्ति थोड़ा कुपोषित टाइप का हो जाता है। तो मेरस्मस जो रोग होता है वो 1 वर्ष तक के बच्चे में पाया जाता है, और क्वाशियोरकर जो होता है वो 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे में पाया जाता है। और ये दोनों रोग जो होते हैं वो आपकी वो प्रोटीन की कमी से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। वापस से अपना ऐड कर लेता हूँ।
ठीक है, कि मैंने और भी यूनिट्स के वीडियो बना के रखे हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं, और जो भी अपडेट हैं उनमें हुआ है तो वो मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है ना। और अब आते हैं वसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हिट क्वेश्चन है। कितना मिलता है, तो वसा फैट या लिपिड के 1 ग्राम से हमें 9.1 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 मिलती है, वसा से 9.1 मिलती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम से, तो वसा से, लेकिन धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे मिलती है ऊर्जा, ज्यादा मिलती है लेकिन धीरे धीरे मिलती है। और ये वसा भी आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब ये लिखा है पाचन धीरे धीरे होता है, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम होती है, जल में अघुलनशील होता है, नहीं घुलता है जल में, लेकिन कार्बनिक पदार्थों में जो वसा रहती है घुलनशील होती है। कार्बनिक पदार्थ जो आपके रहते हैं, जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इस तरह के जो आपके कंपाउंड रहते हैं उनमें ये घुल जाता है, बाकी पानी में नहीं घुलता, ठीक है ना। और जब आप पानी में इसको घोलने का प्रयास करते हैं तो जो आपको जो चीज मिलती है उसको इमल्शन कहते हैं, है ना। तो अगर आपसे कोई बोले एग्जाम में आ जाए कि इमल्शन का निर्माण किससे होता है, तो वसा और जल जब आपस में मिलते हैं तो इमल्शन का निर्माण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्रोत आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो आपका घी होती है, जो तेल होता है, और चर्बी जो होती है ना, जो फैट, हम चर्बी बोलते हैं ना कि ज्यादा चर्बी चढ़ गई क्या तेरे को, तो मतलब यही कि ज्यादा वसा बढ़ गई क्या तेरे अंदर, इसका मतलब ये होता है। वैसे स्रोत आता नहीं एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस नाम से याद रखो कि टमाटर में एक पिगमेंट पाया जाता है लाइकोपीन, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है, और गाजर में एक कैरोटीन पाया जाता है। ये कैरोटीन में आपको जो विटामिन बताऊंगा ना तो उसमें वहाँ यूज होगा, तो अभी याद रखो कि गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, या बीटा कैरोटीन भी इसको कह सकते हैं, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, इसे वर्णक कहते हैं, वर्णक इंग्लिश में इसे पिगमेंट कहते हैं, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक है ना। वसा के टाइप कई बार आता है कि 2 टाइप की वसा होती है, संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट, और असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये नहीं आएगा, बस आप याद रखो कि जब जब आप संतृप्त वसा की बात करें तो 2 कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा, और असंतृप्त वसा की बात करें तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो असंतृप्त वसा से हम संतृप्त वसा यानी कि नॉन सैचुरेटेड फैट से हम सैचुरेटेड फैट का निर्माण कर सकते हैं। संतृप्त वसा में घी आता है, आपका बटर आता है, और असंतृप्त वसा में आपका वनस्पति तेल आता है। तो ये हायर लेवल के एग्जाम में 11th-12th में आता था ये, कि असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा यानी कि नॉन सैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैट में जो निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये याद रखेंगे, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं उसको, ठीक है ना। हाइड्रोजनीकरण डायरेक्ट नाम आएगा, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और ये जो कैटालाइजर जो होता है वो निकिल होता है, उत्प्रेरक जिसे हिंदी में कहते हैं। तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होती है, जिससे आपकी जो असंतृप्त वसा है यानी कि जो आपके अनसैचुरेटेड फैट जो है वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ये वसा और क्षार जब मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन कहते हैं, नहीं आता है नॉर्मली एग्जाम में। अब ये आ जाता है, ठीक है, वसा के एग्जाम्पल, सिरोमिन, जो आपके कान जो मोम पाया जाता है उस सिरोमिन कहते हैं, कान के अंदर, है ना, बाहर नहीं, बाहर मोम नहीं पाया जाता। लेनोलिन किसे कहते हैं, पक्षियों के पंख में, पक्षियों के पंख में आपने देखा होगा कि आपको कहीं पंख मिले उस पर पानी डाल के देखना तो पानी उसके ऊपर टिकता नहीं है, पानी डालोगे तो पानी गिर जाता है। उससे होता क्या है, जब मान लो कहीं बारिश हो रही है और पक्षी लोग उड़ रहे हैं तो पंखों में पानी ठहरता नहीं है ना, वो झड़ते जाता है, नीचे गिरते जाता है। तो वो जो मोम पाया जाता है ना उसको लेनोलिन कहते हैं, ठीक है ना। मधुमक्खी के छत्ते में जो मोम पाया जाता है उसको बी वैक्स कहते हैं। पेट्रोलियम का जब आप शोधन करते हैं, जो कच्चा तेल निकलता है फिर उससे डीजल, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स भी निकलता है, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं जब पेट्रोलियम का आप शोधन करते हैं, तो उसमें से जो वैक्स निकलता है उसको पैराफिन वैक्स कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आप रट लीजिए, कोशिका झिल्ली का निर्माण, कोशिका झिल्ली हिंदी में इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण जिससे होता है, जिस वसा से होता है उसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है ना। और वसा में एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ये डायरेक्ट फैक्ट याद रखो, वसा में एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। और जो प्रोटीन का मैंने आपको बताया था, प्रोटीन में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, वसा में यानी फैट में एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। और जो आपके ब्लड में जो फैट पाया जाता है वो लिपोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और कार्बोहाइड्रेट और वसा जब आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोलिपिड नाम का कंपाउंड बनता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेरे को मिला तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे कि अगर गाहे बगाहे कहीं से आ जाए ताकि बन जाए आपसे, ठीक है ना। अगला देखेंगे विटामिन, और ये है मेरे चैनल का नाम द स्टडी स्वाट। अब विटामिन की खोज ल्यूनिन ने की थी, अगर ल्यूनिन नहीं है ऑप्शन में तो फंक आप लिखेंगे, ठीक है ना।
वैसे फंक ही नॉर्मली आता है, नहीं है तो ल्यूनिन सही इसका आंसर है। ठीक है, तो खोज ल्यूनिन ने की थी, लेकिन उस नाम ल्यूनिन ने नहीं दिया था। ठीक है, विटामिन नाम जो दिया वो फंक ने दिया था, और विटामिन सिद्धांत फंक और हॉपकिंस ने मिलकर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, फंक का नाम आप याद रखेंगे, फंक बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, अब विटामिन होते क्या है? विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक कंपाउंड है जो कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं और रोगों से बचाने में शरीर की मदद करते हैं। अब टाइप की बात करें, विटामिन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब ये याद रखो, विटामिन से क्वेश्चन दो टाइप के आएंगे। एक तो डायरेक्ट विटामिन का नाम पूछ लेगा आपसे कि फलाने विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे ये पूछ लेगा कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ये दो चीजें जनरली विटामिन से पूछी जाती हैं, और एमपीपीएससी में खासकर यही चीजें पूछी जाती हैं, है ना। तो आपको इसमें से विटामिन के नाम याद रखने हैं, वो नहीं भूलना है, और दूसरी चीज कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको ये याद रखना। ठीक है, तो देखो, और ये भी आ जाता है कि कौन सा विटामिन किस में घुलनशील है। तो फैट में, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो KEDA, कीड़ा से याद रखो। ठीक है, तो फैट में क्या घुलनशील है? कीड़ा, KEDA। और जल में घुलनशील कौन सी है? BCP, विटामिन BCP। और फैट में कौन? ये एग्जाम में कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो नहीं है अगर मान लो दे दिया KED और B, तो आपको पता है बी घुलनशील नहीं है ना, तो इसलिए आपको इसको ऐसे याद रखो। और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल एक विटामिन नहीं होता बी नाम से, B1, B2, B3, B4 ऐसे करके विटामिन होते हैं ना, तो बहुत सारे होते हैं बी के नाम से, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। नाम याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, रेटिनॉल, है ना। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, ऐसे याद रखो। रेटिना कहाँ पे होता है? आंख में होता है, आंख में, ना। तो आंख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये विटामिन। इसकी कमी से रोग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोग है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। दो और लोग हैं, जीरोफ्थैलेमिया और किरेटोमेलेशिया, ये दो भी आते हैं, लेकिन ये बहुत आता है रतौंधी। तो रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी मतलब समझ लो रात औंधी, है ना, जब रात में आदमी अंधा हो जाता है उसको बोलता है रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस के कहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है, रेटिनॉल साइंटिफिक नेम है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और क्या खाने से आपको विटामिन मिलेगा? गाजर, कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर एक मछली होती है ना, मछली, कॉड मछली का नाम होता है, उसके लीवर का जो तेल होता है उसमें विटामिन ए होता है, इसलिए उसको बोलता है कॉड लीवर ऑयल। फिर पपीते में होता है विटामिन ए, टमाटर में होता है, और आम में होता है। ठीक है, अब मैंने आपको वहाँ पे कैरोटीन बताया था कि गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। तो होता क्या है, गाजर में कैरोटीन या बीटा कैरोटीन नाम का कंपाउंड होता है जो लास्ट में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि गाजर से विटामिन ए मिलता है। ठीक है, अब बात देख लेते हैं। विटामिन सी सबसे ज़्यादा ऊष्मा संवेदी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ में विटामिन सी है ना, और अगर आप उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर बहुत जल्दी विटामिन सी नष्ट होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद गर्म करके जब आप कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें विटामिन सी है और आप उसको गर्म करके खा रहे हो, तो उसको खाने का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्म करने से जो विटामिन सी है ना वो नष्ट हो जाता है कई बार, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊष्मा संवेदी जो विटामिन है वो विटामिन सी है। दूसरा फैक्ट ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विटामिन ए और शायद जी है कि ई है, पता नहीं, जी नहीं है, ई है यहाँ पे। विटामिन ए और ई है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या रहता है? बॉडी में हमारे जो रहते हैं वो फ्री रेडिकल रहते हैं, है ना। फ्री रेडिकल मतलब घूमते रहते हैं, फ्री घूमते रहते हैं इधर उधर। तो उन जो रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहता है, तो उनको न्यूट्रल करने का काम ये विटामिन ए और ई कहते हैं, है ना। उनको न्यूट्रल करने का काम एंटीऑक्सीडेंट करते हैं, है ना। वही एक एंटीऑक्सीडेंट के समान काम करते हैं विटामिन ए और ई, है ना। तो दो चीज याद रखो, एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल। ठीक है ना, तो विटामिन ए और ई एंटीऑक्सीडेंट के समान काम करते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं हमारी जो बॉडी में रहते हैं। और विटामिन सी जो है वो सबसे ज्यादा ऊष्मा संवेदी है। ऊष्मा संवेदी मतलब बहुत कम तापमान में ये नष्ट होने लग जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन डी। याद रखेंगे, साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्सीफेरॉल। कैसे याद रखो? कैल्शियम से याद रखो। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है, इसीलिए विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे याद रखो, डी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शरीर में विटामिन डी नॉर्मली नहीं पाया जाता। होता क्या है कि डॉक्टर जब हमको बोलते हैं ना कि सूर्य के प्रकाश में बैठो, तो होता क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में उपस्थित 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, तो हमारे जो स्किन में होता है ना 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन में होता है, तो उसके ऊपर जो सनलाइट जब पड़ती है
तो वो विटामिन डी का निर्माण करने लगता है। यानी कि जब आप ऐसे नॉर्मली कमरे में बैठोगे तो स्किन में आपके रहेगा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, लेकिन वो विटामिन डी का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ेगी तो विटामिन डी का वो निर्माण करने लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं सूर्य सनलाइट में बैठना चाहिए, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे, कैल्सीफेरॉल होता है। उसकी कमी से रोग क्या होता है, रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमलेशिया होता है। दोनों हड्डियों के रोग हैं। रिकेट्स में हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिकेट्स देख रहे हो, ये ऐसे हड्डियां ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं। तो बच्चों में होता है तो उसको रिकेट्स कहते हैं ऐसे ही, और बड़ों में होता है तो ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, स्रोत मेनली सनलाइट ही आता है इसमें। कॉड लिवर ऑयल भी आप देख सकते हैं। और कार्य क्या है, आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक और हड्डियों की मजबूती हेतु आवश्यक। क्यों होता है, देखो हड्डियों का निर्माण कैल्शियम से होता है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आपकी बॉडी कैल्शियम को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए ये जरूरी होता है विटामिन डी, कि आप जो कैल्शियम खाते हैं वो कैल्शियम आपकी हड्डियों में लगे तो आपकी बॉडी उस कैल्शियम का यूज तो कर सके, है ना। तो आपकी बॉडी उस कैल्शियम का यूज कर सके, इसके लिए विटामिन डी जरूरी है ना। विटामिन डी आप नहीं लोगे तो आप भले कितना कैल्शियम खा लो, वो कैल्शियम आप खाओगे और हगोगे निकल जाएगा, ठीक है ना, उसका यूज नहीं कर पाएगी बॉडी, है ना। इसलिए विटामिन डी जरूरी होता है। और एक हार्मोन होता है, आप याद रखो, थायरोकैल्सिटोनिन। ये हार्मोन वाले चैप्टर में आप देखेंगे। थायरोकैल्सिटोनिन ये जो हार्मोन होता है रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण करता है, क्योंकि अब ज्यादा कैल्शियम भी हो जाए तो वो भी नुकसानदायक है, कम कैल्शियम है तो वो भी नुकसानदायक है। तो एक रेंज में चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है ना, वो रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण करता है, कंट्रोल में रखता है। तो विटामिन डी जो है ना, वो थायरोकैल्सिटोनिन के जैसे ही काम करता है। क्यों भाई, मान लो आपने विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी में, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी रहेगी तो बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा आ जाएगी ना। क्यों, क्योंकि कैल्शियम आपकी बॉडी अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम बॉडी में हो जाएगा। तो विटामिन डी आप क्या करेगा, बॉडी को कैल्शियम को यूज करवा देगा। तो उससे क्या होगा, कैल्शियम लिमिटेड अमाउंट में रहेगा। तो वही काम आपका थायरोकैल्सिटोनिन करता है, जो आपकी ब्लड में कैल्शियम जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करके कम कर देता है ना। तो ये दोनों एक जैसे काम करते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन और विटामिन डी, ये याद रखो। फिर इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। और एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि रिकेट्स नाम के रोग से बचाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल। दो चीजें याद रखो इसमें, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। दूसरी चीज, मेन काम इसका क्या है, मेन काम इसका ये है कि जो जनन क्षमता होती है ना, अगर ये आपके शरीर में नहीं रहेगा तो आप बाप नहीं बन पाओगे या माँ नहीं बन पाओगे, है ना। जैसे पुरानी फिल्मों में आप देखते हो कि एक सास अपनी बहू को ताना देती रहती है कि तू तो बांझ है, तेरे को बच्चा नहीं हो रहा। तो बांझ मतलब जनन क्षमता में कमी हो गई, वो बच्चा नहीं हो पा रहा है व्यक्ति को, ठीक है ना। तो आपके अंदर भी विटामिन ई की अगर कमी हो जाएगी तो आप बांझ हो जाओगे, है ना, बाज नहीं बांझ हो जाओगे। तो इसलिए विटामिन ई सही मात्रा में लो। तो ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, आरबीसी के निर्माण में भी ये सहायक होता है। सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के जैसे भी काम करता है, ठीक है ना। लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट इसका यही है, टोकोफेरॉल इसका नाम है। और जनन क्षमता में कमी हो जाती है अगर ये पर्याप्त मात्रा में ना लिया जाए। कहाँ से मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया आपका, और जो और भी प्रकार की भाजियां आती हैं, नहीं है ना, उससे मिलता है आपको। और साबुत अनाज जो आपका है उससे मिलता है। साबुत अनाज मतलब जो फ्रेश अनाज रहता है, चना हो गया, गेहूं हो गया, चावल, इस टाइप, उससे मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन के। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन के, ध्यान से देखो। पहली चीज के है ना, तो के से याद रखो क्विनोन, ठीक है। तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम कोई भी क्विनोन आ जाए, फिलोक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन, मेलाक्विनोन, तो लास्ट में क्विनोन आपका जहां भी दिख जाए तो विटामिन के। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन यूजफुल है। तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के की अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा, यानी आपको चोट मिलेगी ना, मतलब चोट लगेगी, तो चोट लगेगी तो खून जम नहीं पाएगा, खून बहता रहेगा। और इसी कंडीशन को कहते हैं हेमरेज, है ना, हेमरेज। जब आप पढ़ते हो ना कि ब्रेन हेमरेज हो गया मतलब वो बहता ही जा रहा, खून बहता ही जा रहा ब्रेन में, ठीक है। तो के में याद रखेंगे नाम क्विनोन, लास्ट में फिलोक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन, मेनाक्विनोन। और काम क्या है के का, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करना, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आंतों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई, ये पाचन वाले में बताऊंगा आपको। तो ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है ना, वो विटामिन के निर्माण में सहायक होता है, याद रखना, ई कोलाई।
अब रक्त का थक्का कैसे जमता है ये आप थोड़ा सा देख लो, इसको ज़्यादा अभी मत देखो, ये मतलब बहुत डिटेल में मत देखो। देखो जब आपको चोट लगती है ना, तो प्लेटलेट्स जो होती है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। पहले मैं आपको इसकी एक इमेज दिखा देता हूँ कि रक्त का थक्का जमता कैसे, फिर थोड़ी डिटेल आपको इसकी बताता हूँ। ये देखो आपके सामने जो इमेज है इसको ध्यान से देखो। देखो जब भी आपको कहीं चोट लगती है तो आपकी जो स्किन है ऊपर की है ना, ये जो स्किन है ये फट जाती है, और स्किन जैसे ही फट जाती है तो ब्लड उसमें से ऐसे बहने लगता है। ठीक है, तो ब्लड ऐसा नहीं है कि केवल लिक्विड होता है, अलग अलग प्रकार की सेल्स कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ब्लड वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो जब आपकी स्किन ऐसे फट जाती है उसमें से खून बहने लगता है। तो देखो ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये देखो ये प्लेटलेट्स हैं, और ये आरबीसी के कण हैं, और ये प्लेटलेट्स हैं। तो इस ये जो स्किन जो फट गई है इसको ढकने के लिए होता क्या है, ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद, ये जो प्लेटलेट्स हैं और जो फाइब्रिन है, ये प्रकार का प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन फाइब्रिन एक धागे के जैसा होता है, तो धागे के जैसा यहाँ पे संरचना प्लेटलेट्स के साथ मिलकर बना देता है, जिससे आपका रक्त का यहाँ पे थक्का बन जाता है। इंग्लिश में इसे ब्लड क्लॉट कहते हैं, है ना। तो ये जहाँ पे स्क्रीन आपकी फटी रहती है ना, वहाँ पे ये जम जाता है, खून जम जाता है, और विटामिन के इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये होता है रक्त का थक्का जमना। तो फाइब्रिन नाम का जो प्रोटीन होता है, ये एक रेशे धागे जैसी इसकी संरचना होती है, ये बांध के रख देता है ऐसे इसको, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोसीजर लगभग होता गया। तो आप नाम याद रखना, फाइब्रिन, है ना, ये फाइब्रिन है, और ये प्लेटलेट्स हैं, एक्टिव प्लेटलेट्स हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखो होता क्या है, इसको शॉर्ट में समझ लो। जब आपको चोट लगती है ना, तो चोट लगती है तो प्लेटलेट्स जो होती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसको रिलीज करती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन उसको एक्टिवेट करती हैं, रिलीज करती हैं कि अब चोट लग गई है तो इस प्रोटीन को रिलीज किया जाए। और उसके बाद ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो प्रोटीन होता है, तो कैल्शियम के साथ मिलके ये प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है, इसको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करता है मतलब सिग्नल भेज देता है, सिग्नल भेजता है कि अब चोट लग गई है, तुम एक्टिवेट हो जाओ। पहले पड़े रहते हैं लीवर में ऐसे ही, बाद में जब पता चलता है कि चोट लग गई है तो एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये इनको बनाता कौन है, इनको लीवर बनाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, चोट लगी तो प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज किया। उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, मतलब उनको बोलता है कि अब रिलीज हो, अब तुम्हारा काम है। फिर जो प्रोथ्रोम्बिन जो कि रिलीज हो चुका है, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा, ठीक है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है ना। इतना नहीं आता है एग्जाम में, बस नाम याद रखो, ठीक है ना। और एकदम लास्ट में क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है, ये जो थ्रोम्बिन आपका बना ना, ये जो थ्रोम्बिन बना है, तो फाइब्रिनोजन जो होता है इसी थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये दोनों प्रोटीन है। और फाइब्रिन जो होता है एक धागे की तरह होता है, धागे की तरह। तो धागे की तरह होता है, तो जहाँ पे चोट लगी है वहां पे जाता है और बांधना स्टार्ट कर देता है ना, बांधना स्टार्ट कर देता है। तो जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको धागे से बांधना शुरू कर देता है, उसको जाम कर देता है स्किन को वहां से, ताकि ब्लड जो है बाहर ना निकल पाए, है ना। तो फाइब्रिन एक प्रोटीन होती है जो बांधने का काम करती है। अब इसको ऐसे याद रखो। और इस पूरी प्रक्रिया में विटामिन के सहायता करता है। इसलिए आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का जमाने में जब विटामिन की बात की जाए, कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रोटीन की बात की जाए तो फाइब्रिन नाम का प्रोटीन आपको याद रखना है, ये आप याद रखो। विटामिन डी ये मैंने आपको बता दिया है, कैल्शियम वाला। और ये मेरे चैनल का ऐड है, देख लो। यूनिट 1, 3, 5, 10 का वीडियो भी मैंने बना दिया है, तो देख लेना। और उसमें जो भी अपडेट हुआ है वो भी मैंने करके अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी नाम से बहुत सारे विटामिन हैं, तो B1, B2, B3, उसमें से कुछ विटामिन इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में आते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। पहला है विटामिन B1, तो साइंटिफिक नाम याद रखेंगे थायमीन या एंटी बेरीबेरी। क्यों? क्योंकि बेरीबेरी रोग को रोकता है। तो थायमीन, तो इसको याद कैसे रखेंगे, 1 एक थन, एक थन। वैसे गाय के 4 थन होते हैं, लेकिन आपको ऐसा जानवर याद रखना है जिसके एक ही थन है ना, एक थन। तो B1 एक थन। तो विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, बेरी, है ना। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नाम का रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। और एक न्यूराइटिस नाम का भी रोग होता है, लेकिन मेनली बेरी ही आता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना नहीं आता है, किससे होता है, तो विटामिन B1 थायमीन इसका वैज्ञानिक नाम है। बेरी नाम का रोग होता है, तो चूंकि बेरी नाम के रोग को रोकने के काम आता है, इसलिए इसे एंटी बेरी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ B2, B3, B5 का देख लेते हैं। तो B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन,
राइबोफ्लेविन, डायरेक्ट नाम आता है। राइनो के दो सींग, आप ऐसे याद रखो, राइनो के दो सींग, कोई राइनो है उसके दो सींग है ना, तो B2 राइबोफ्लेविन। B3 का नाम क्या है, नियासिन या निकोटिक एसिड। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप अलग से क्या करना, एक चार्ट बना लेना, उस चार्ट में विटामिन का नाम, उस विटामिन का वैज्ञानिक नाम और उस विटामिन की कमी से होने वाला रोग, ये आप अलग से लिख लेना अपनी तरफ से। ये आपको मदद करेगा जल्दी से जल्दी रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटाथीनिक एसिड। तो ये वैसे 5 को पेंटा ही बोलते हैं, तो इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये रखेंगे B2 राइबोफ्लेविन, है ना, राइनो के दो सींग, और B3 का नाम नियासिन या निकोटिक एसिड। अब रोग देख लेते हैं इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो B2 की कमी से होता है किलोसिस, किरेटाइटिस और ग्लोसाइटिस। किलोसिस मतलब होंठ का फटना, होंठ में क्रैक आ जाते हैं ना वही, और किरेटाइटिस मतलब गाल का फटना, और ग्लोसाइटिस मतलब जीभ का संक्रमण, ठीक है। और B3 ये इंपॉर्टेंट है, B3 की कमी से पेलाग्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पेलाग्रा। अब ये याद कैसे रखेंगे, B3 की कमी से होता है ना, तो आप ऐसे याद रखो कि तीनों लोग मिलके पी लेंगे, ठीक है, तीनों लोग मिलके पी लेंगे तो पेलाग्रा, B3 की कमी से पेलाग्रा। और इससे क्या होता है, त्वचा पे सफेद कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं, दाग टाइप के पड़ जाते हैं पेलाग्रा नामक रोग में, है ना। और एक 4D सिंड्रोम आप याद रखना, 4D सिंड्रोम कौन कौन सा, 4D सिंड्रोम मतलब डी, 4 टाइप के डी होंगे इसमें। पहला डी होता है डर्मेटाइटिस, जो स्किन, डर्मा जो रूट वर्ड होता है वो स्किन से रिलेटेड होता है ना, डर्मेटाइटिस, उसके बाद डायरिया, फिर डिमेंशिया और लास्ट में डेथ हो जाती है ना। तो 4D से मिलकर बनता है 4D सिंड्रोम, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब याददाश्त का कम हो जाना, और फिर लास्ट में इन सबसे पीड़ित होकर आप टें बोल जाते हो, डेथ हो जाती है ना। तो ये 4D सिंड्रोम याद रखना। पेलाग्रा याद रखना, पेलाग्रा आता है। B5 के रोग वैसे नहीं आते हैं, बर्निंग फीट सिंड्रोम यानी पैर का जलना और बाल झड़ना, जो टकलू हो जाते हैं लोग, B5 की कमी से भी कई बार हो जाते हैं। B3 इंपॉर्टेंट है, B3 याद रखना। अब जाते हैं B6। B6 में सिर्फ नाम याद रखो आप, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। तो आप ऐसे अगर छपरी, छपरी लोग होते हैं ना, छपरी, आपके MC स्टैन के फैन लोग जो होते हैं छपरी, तो छपरी, छह है ना, छह, तो पायरिडॉक्सिन, ऐसे इसको याद रखो, बाकी काम वाम आता नहीं उतना। B7 आप याद रखोगे, इस बायोटीन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन H भी कहते हैं क्योंकि H मतलब हेयर, है ना, तो बालों के लिए और त्वचा के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B7। तो B7 में आप याद रखेंगे नाम क्या है, बायोटीन, और विटामिन H कहते हैं क्योंकि हेयर के लिए इंपॉर्टेंट है और त्वचा के लिए इंपॉर्टेंट है। डर्मेटाइटिस त्वचा से संबंधित रोग होता है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना। B7 को क्या कहते हैं, बायोटीन कहते हैं। और बायोटीन किससे मिलता है, दूध से, अंडे से, मछली से, पनीर से, फल से, और ऑब्वियस सी बात है बायोटीन की टैबलेट से। फिर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, B9 और B12, है ना। B9 फॉलिक अम्ल भी इसे कहते हैं, फोलोसीन भी कहते हैं। विटामिन एम मत रखना, सिर्फ दो नाम याद रखो, फॉलिक अम्ल और फोलोसीन, है ना, फॉलिक अम्ल और फोलोसीन, B9 फॉलिक अम्ल और फोलोसीन। और ये आरबीसी के परिपक्वन में सहायक होते हैं। आरबीसी के परिपक्वन में सहायक मतलब, आरबीसी मतलब क्या है, जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, मतलब सेल्स होते हैं, तो जब उनका निर्माण होता है तो निर्माण होकर धीरे धीरे बड़े होते हैं और पूरा मैच्योर होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में B9 की कमी हो जाएगी तो आपके रेड ब्लड सेल जो होते हैं ना, वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, इमेच्योर ही रह जाएंगे। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें आपके बॉडी में जो इमेच्योर आरबीसी होती है, इमेच्योर आरबीसी मतलब आकार इनका बड़ा होता है, नॉर्मल जितना आकार होता है ना आरबीसी का, उससे बड़े आकार की आरबीसी हो जाती है, उस प्रकार की आरबीसी की बॉडी में, ब्लड में अधिकता हो जाती है, ठीक है, B9 की कमी से। इसी को बोलते हैं क्या, मेगालोब्लास्टिक अमीनिया। मेगा मतलब बड़ा होता है ना, ह्यूज, बड़ा। तो नाम याद रखेंगे B9 फॉलिक अम्ल। अब आ जाते हैं B12। B12 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबाल्मिन। क्यों, कोबाल्ट पाया जाता है इसमें, ठीक है, विटामिन B12 टैबलेट भी आते हैं ना B12 की। तो B12 साइनोकोबाल्मिन, क्यों, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कार्य आरबीसी और डीएनए के निर्माण में सहायक होता है, और नहीं लोगे इसको तो घातक एनीमिया यानी परनीशियस एनीमिया हो जाता है। इसलिए डॉक्टर कई बार आपको B12 की टैबलेट भी देता है जब आपको कई बार एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और स्रोत नॉर्मली नहीं आता है, फिर भी देख लेंगे, अंडा, मांस, यकृत और स्पिरुलिना शैवाल। मेनली इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है, और नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन, है ना। आगे देख लेते हैं विटामिन सी से तो याद ही हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड। तो सी का जब भी नाम याद है ना, तो आप अपने दिमाग में खट्टे फल याद करो, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, उसमें विटामिन C पाया जाता है।
तो नाम याद रखेंगे, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में कई बार क्या होता है, आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है ना, विटामिन सी की कमी के कारण। तो नाम याद रखेंगे, सी से स्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी। और अन्य नाम मतलब कान क्या होता है, दांत और मसूड़ों की सुरक्षा, ताकि उनसे खून ना आए, सीधी सी बात है। और विटामिन सी ज़्यादातर जो पाया जाता है वो खट्टे फल में पाया जाता है। खट्टे फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, आपका आंवला हो गया, मिर्ची में भी पाया जाता है, ठीक है, अमरूद में भी पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी नाम का रोग होता है, इसमें मसूड़ों से खून आता है। और एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं। शरीर की इम्यूनिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताना भूल गया कि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है कौन, विटामिन सी, ठीक है। फिर एक विटामिन पी भी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेस्पेरिडीन कहते हैं और खट्टे फलों में पाया जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये विटामिन की आप क्या करेंगे, लिस्ट बना लेंगे, उसमें विटामिन का नाम और विटामिन का वैज्ञानिक नाम, और उसके बाद उस विटामिन की कमी से जो मेन रोग होता है वो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बहुत 3-5 करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो एक लिस्ट अपनी तरफ से ये प्रिपेयर कर लेना और वीडियो को रिपीट करके देख लेना और फिर याद हो जाएगी। ये मेरे चैनल का नाम है द स्टडी स्वाट, थोड़ा बहुत प्रमोशन करना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं मिनरल्स। देखो, वो जो आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की ज़रूरत शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। पूरे शरीर का 96% जो होता है ना, वो इन्हीं से निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से। बाकी कुछ ऐसे छोटे छोटे तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और उनकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाती है, कम हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, और बहुत माइन्यूट उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वही प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं ना, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा होता है, कम होता है, इसलिए उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, और अनिवार्य होता है ना, शरीर को चाहिए ही चाहिए होते हैं इस प्रकार के जो आपके पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आपका जो क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से ही आ जाते हैं, ठीक है, और विटामिन से आ जाएंगे, ठीक है। खनिज लवण से क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा आएंगे तो शायद सोडियम या आयोडीन से आ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं, फिर भी देख लेते हैं उसको एक बार। तो कुल 24 प्रकार के खनिज लवण होते हैं, है ना। कुछ जो होते हैं अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, जिन्हें मेजर मिनरल्स कहते हैं। कुछ होते हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें ट्रेस मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो कम मात्रा में आयोडीन, मैग्नीज, लोहा और तांबा, ये कम मात्रा मतलब रिलेटिवली कम मात्रा में चाहिए होते हैं। और जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन और सल्फर, ये थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मात्रा कई एग्जाम में ऐसे पूछता नहीं है कि कितनी ज़रूरत होती है, कितनी नहीं होती है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके पास जो भी बुक होगी ना, उस बुक में जो स्टैंडर्ड लिखा होगा उसको आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार कई सोर्स में अलग अलग दिया रहता है। और वैसे नॉर्मली ये पूछता नहीं है, सिर्फ ये पूछता है कि इसकी कमी से क्या हो जाता है, ये पूछ लेता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं खनिज लवण के कारण क्या होता है। देखो, हड्डी और दांत के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस, ये दो जो होते हैं ना, हड्डी और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। एक आपका हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, ये हार्मोन वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा। उस हार्मोन का मेन पार्ट जो होता है ना, आयोडीन होता है, मतलब जो कंपोनेंट होता है आयोडीन होता है। वैसे इंसुलिन, तांबा और हीमोग्लोबिन, आयरन, मतलब हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन मदद करता है, इंसुलिन के निर्माण में तांबा मदद करता है। रक्त के थक्के जमने के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। हम विटामिन में मैंने आपको बताया था कि विटामिन के। और जल की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, सोडियम करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कैल्शियम आप याद रखोगे किसके लिए ज़रूरत होता है भाई, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, और रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। कितना चाहिए होता है ये नहीं आता। नॉर्मली कैल्शियम आपकी बॉडी को कहाँ से मिलता है, दूध से मिलता है, या दूध के जो उत्पाद होते हैं, पनीर हो गया, लस्सी हो गया, दही हो गया, उससे आपको कैल्शियम मिलता है, ठीक है ना। और रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होता है। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है और विटामिन के की कमी है, ठीक है, तो रक्त का थक्का जमने में देरी होगी। अब कैल्शियम क्यों सहायता करता है, जब मैंने आपको बताया था ना रक्त का थक्का कैसे जमता है, तो Ca2+ एक आयन मैंने आपको बताया था, Ca2+, चाहे थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ Ca2+ था, जो भी था अभी याद नहीं मेरे को। तो जो कैल्शियम आयन होता है वो एक्टिवेट करने का काम करता है आगे जो भी प्रोसेस होती हैं उनको, रक्त का थक्का जमाने में, ठीक है। तो विटामिन के और कैल्शियम आयन ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए, ठीक है। और अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई तो दो ये रोग हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया, है ना। ऑस्टियो एक रूट वर्ड होता है जो कि हड्डियों के लिए यूज होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया,
ये 2 रोग आपको हो सकते हैं अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस में तो क्या होगा, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, और जब कमज़ोर हो जाएंगी तो फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, और ऑस्टियोमलेशिया में आपकी हड्डी सॉफ्ट हो जाएगी। और ये रोग जो होता है ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होती जाती है ना। और विटामिन डी की कमी भी जिनमें होती है। क्यों विटामिन डी की कमी? विटामिन डी वाले चैप्टर में अब पहले जो मैंने आपको बताया था कि बॉडी में विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ना। कि आपने कैल्शियम खा तो लिया, लेकिन आपकी बॉडी उस कैल्शियम का यूज़ करे, उसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत है। विटामिन डी अगर आप नहीं खाएंगे तो बॉडी कैल्शियम का यूज़ नहीं कर पाएगी, जितना खाओगे उतना निकाल दोगे, ठीक है ना। इसलिए विटामिन डी ज़रूरी है। फिर यही है, विटामिन डी अगर आप कम लेंगे तो कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन कम होगा और रिकेट्स हो जाएगा आपको। और रिकेट्स में क्या होता है, वही हड्डियाँ आपकी जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं। पैर की हड्डियाँ मैंने आपको दिखाई थी ना, रिकेट्स में वो टेढ़ी हो जाती हैं। ये देखो ऐसा ऐसा टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम से उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये मात्रा वैसे आती नहीं है ज़्यादा, तो ध्यान मत दो। फॉस्फोरस में सिर्फ इतना याद रखो कि हड्डियों और दांतों का निर्माण में सहायक होता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है जिस पोषक तत्व की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, उनमें फॉस्फोरस आता है। पहले नंबर पे कैल्शियम आता है, दूसरे नंबर पे फॉस्फोरस आता है। फिर ये तो आप देख लेना, अंडा ये सब। सोडियम, सोडियम में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मांसपेशियों के संकुचन का नियंत्रण करता है और शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है, कि बॉडी में जल ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए। उसका काम कौन करता है? वो सोडियम करता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है, मतलब बॉडी में अगर सोडियम बढ़ जाता है तो बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। ज़्यादा सोडियम अगर आपने ले लिया, सोडियम मतलब आप समझ लो नमक, नमक समझ लो कि बहुत ज़्यादा सोडियम अगर बढ़ गया, इसीलिए बोलते हैं ना डॉक्टर कि नमक कम खाओ। क्यों? क्योंकि नमक आप ज़्यादा खाओगे तो जो बुढ़े लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ना। तो नमक कम खाओ, इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रण रहेगा और शरीर में जल का संतुलन बना रहेगा। और मांसपेशियों के संकुचन का नियंत्रण करता है, क्योंकि कई बार आपने सोचा ना क्रैम्प्स आ गए, है ना, कि अकड़ गई मसल्स जो है आपकी अकड़ गई, वो सोडियम की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है ना। मसल जो अकड़ जाती हैं, बॉडी बिल्डर्स आपने देखा होगा कई बार उनको क्रैम्प्स आते हैं, उनकी जो मसल्स रहती हैं अकड़ जाती हैं, वो सोडियम की कमी का कारण होता है। तो सोडियम इतना याद रखना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना। फिर आ जाता है पोटेशियम। पोटेशियम का काम भी आप सिर्फ ये याद रखो कि मांसपेशियों का नियंत्रण करता है और फ्लूइड बैलेंस बनाए रखता है बॉडी में, ठीक है ना। फिर आयोडीन, आयोडीन इंपॉर्टेंट है। आयोडीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी में एक हार्मोन आता है थायरॉक्सिन, है ना। थायरॉक्सिन जो हार्मोन रहता है उसका जो मेन कंपोनेंट रहता है ना वो आयोडीन रहता है। तो ये एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि जो थायरॉक्सिन, ये हार्मोन वाले चैप्टर में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन का जो मेन कंपोनेंट रहता है ना वो आयोडीन रहता है, ये याद रखना। और आयोडीन की कमी से 2 रोग होते हैं, एक होता है घेंघा, एक होता है मिक्सिडिमा। याद रखना, घेंघा और मिक्सिडिमा। घेंघा जिसे इंग्लिश में गॉइटर कहते हैं, तो और कई जगह गलगंड भी लिखा रहता है ना। ये देखो, ये गला ऐसा फूल जाता है चूतिया टाइप, है ना, ये ऐसा। तो ये घेंघा रोग। और दूसरा एक आपका मिक्सिडिमा होता है, ये मिक्सिडिमा इंग्लिश में ऐसा कहते हैं। तो 2 आप याद रखेंगे आयोडीन की कमी से, घेंघा गॉइटर और मिक्सिडिमा। घेंघा को गलगंड भी कहते हैं। और आयोडीन युक्त नमक खाओ, हरी सब्जियां खाओ, तो आयोडीन आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक तांबा होगा, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। और जिंक हो गया, इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में आवश्यक होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ज़्यादा आते नहीं है, तो आप इसको पढ़ लेना, है ना। आयरन की कमी से, Fe की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ ये ज़्यादा, ठीक है। सल्फर गंधा, तो ये पढ़ लेना, तो मैंने नोट्स में तो दे ही दिया है इसको, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना। मेन इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और विटामिन। इन्हीं से क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं और इन्हीं से ही आते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना, इन्हीं को रिपीट करना, रिवीजन बार बार करना। और इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट कहीं से आपको अगर मिलते हैं फैक्ट्स, तो आप इसी में एक पेज ऐड कर लेना और उसी में एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते जाना, ताकि आपको हर बार नए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूनिट 7 के लिए। और आपको MCQ ज़रूर लगाने हैं, याद रख लेना, है ना। MCQ ज़रूर लगाना, कोई सी जो भी बुक है आपके पास यूनिट 7 की, उससे MCQ आप ज़रूर लगाना। उससे क्या होगा, फैक्ट्स आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। तो पोषण आहार और पोषक तत्व में इतना ही है। और जो बाकी मैंने वीडियो डाला उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो बनाया और नोट्स को मैंने अपडेट कर दिया है। तो आप मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।